देश हित में आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। आज देश में लोकसभा की 3 और विधानसभाओं की 29 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आए हैं। दिवाली से पहले आए नतीजों में किसी की फुलझड़ी फुस हो गई तो किसी के पटाखों के धमाके गूंजे। दरअसल ये नतीजे कहते क्या हैं? कहां जनता ने एनडीए के शासन का साथ दिया है और कहां विपक्ष कामयाब रहा है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि ये उपचुनाव कहां हुए। इनमें मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और दादरा नगर हवेली में एक एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ, जबकि आसाम की 5, बंगाल की 4, मध्य प्रदेश, मेघालय और हिमाचल की 3-3, वहीं राजस्थान, बिहार और कर्नाटक की 2-2, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम और तेलंगाना की एक एक विधानसभा सीट के नतीजे आए हैं। वैसे तो हर राज्य के नतीजों के पीछे अलग अलग कारण हो सकते हैं और उनका अलग अलग प्रभाव हो सकता है, लेकिन देश के स्तर पर इन नतीजों का विश्लेषण मोदी सरकार के समर्थन और विरोध के तौर पर किया जा रहा है। तो सबसे पहले आप नतीजे जान लीजिए कि देश के 2 राज्यों और 1 केंद्र प्रशासित प्रदेश में लोकसभा की 3 सीटों पर हुए उपचुनाव में नतीजे क्या रहे हैं। देश में मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट, हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट और दादरा नगर हवेली की लोकसभा सीट पर उपचुनाव के नतीजे आए। इनमें मध्य प्रदेश की खंडवा सीट बीजेपी को, हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट कांग्रेस को और दादरा नगर हवेली की सीट शिवसेना के खाते में दिख रही है। तो अगर लोकसभा सीटों की बात की जाए तो इन तीनों सीटों के नतीजों में मध्य प्रदेश के खंडवा में बीजेपी ने अपनी ही सीट बचा ली, जो सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन से खाली हुई थी। लेकिन हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट, जो बीजेपी के सांसद रामस्वरूप शर्मा के निधन से खाली हुई थी, वो अब कांग्रेस के खाते में चली गई है, जो कि बीजेपी के लिए एक झटका है। दादरा नगर हवेली की सीट से शिवसेना को आप कह सकते हैं एक तरह का दिवाली गिफ्ट मिला है। की जनता का धन्यवाद, भगवान की बड़ी अनुकंपा की 4 की चारों सीट जीत गए, जिसमें लोकसभा भी है, 3 विधानसभा भी है। पिछले लोकसभा चुनाव में 70% वोट शेयर बीजेपी ने लिया था, हम 27-28% पे थे, वो पूरा कवर हुआ, उसके बाद हम जीते। इन चुनाव नतीजों में हिमाचल प्रदेश, बिहार और राजस्थान में मिला जनादेश क्या संदेश देता है, इस पर बात करना भी जरूरी है। लेकिन पहले विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के बारे में आप जान लीजिए। देश में 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे घोषित हुए, जिनमें कुल टैली देखी जाए तो एनडीए के खाते में 13 सीटें जाती दिख रही हैं। गैर एनडीए यानी विपक्षी दलों के खाते में 16 सीटें। अब इस लिहाज से देखा जाए तो टोटालिटी में एनडीए को दिवाली बोनस थोड़ा कम मिल पाया है। और अगर इन चुनाव नतीजों का राज्यवार विश्लेषण करें तो बीजेपी के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण संदेश या जनादेश आप कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश से आया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में मंडी लोकसभा सीट बीजेपी की सिटिंग सीट थी, वो कांग्रेस के खाते में चली गई है। हिमाचल प्रदेश की फतेहपुर बीजेपी की विधानसभा सीट थी, वो भी कांग्रेस के खाते में चली गई है। जुग्गल कोटखाई भी बीजेपी की असेंबली सीट थी, वो भी कांग्रेस के खाते में गई है। और अर्की की सीट पर तो कांग्रेस पहले से ही थी और उसने उस पर कब्जा बरकरार रखा। मतलब बीजेपी ने 2 सिटिंग विधानसभा और 1 सिटिंग लोकसभा की सीट हिमाचल प्रदेश में गंवा दी है। हिमाचल प्रदेश के चुनाव नतीजे बीजेपी के लिए, खासकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं माने जा सकते, क्योंकि अगले साल हिमाचल प्रदेश में चुनाव है और चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का ये प्रदर्शन बड़ी चुनौती पेश कर सकता है। परिणाम हमारी आशा के अनुकूल नहीं रहे, लेकिन इससे जो चीजें हमको सीखने को मिलेंगी तो निश्चित रूप से उन बातों पर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे। हिमाचल प्रदेश के अलावा उपचुनाव के नतीजों से गैर बीजेपी दलों यानी कि विपक्ष के हौसले और 3 राज्यों में साफ साफ बढ़े हैं। बिहार में आरजेडी जेडीयू से 1 सीट झटकने में कामयाब होती दिख रही है। इनमें राजस्थान में कांग्रेस और पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने एनडीए को खाता नहीं खोलने दिया है। राजस्थान की दोनों सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटें ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने जीती हैं। परिणाम हमारे आशा के उम्मीद नहीं आए, विपरीत हैं, पर यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। जब हम सत्ता में थे तब लोकसभा और विधानसभा की सीटें भी हम लोगों ने हारी हैं, इसलिए ये कोई निश्चित पैमाना और मापदंड नहीं है कि आप यदि इसका पूरा विश्लेषण करेंगे तो सबसे बड़ा कारक है वहाँ जो वोटों का डिवीजन हुआ है, खासतौर पर बीजेपी के वैचारिक वोटों में विभाजन हुआ है।
उपचुनाव में जीत को जहां कांग्रेस केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों, महंगाई, बेरोजगारी और किसान जैसे मुद्दों से जोड़ रही है, वहीं बीजेपी कुछ जगहों पर हुई हार के पीछे स्थानीय मुद्दों और समीकरणों को बड़ा कारण मान रही है। क्यों मान रही है बता देते हैं। मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट में से बीजेपी ने लोकसभा सीट और 2 विधानसभा सीटों पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। मध्य प्रदेश की 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई है। तो ऐसे ही परिणाम असम से भी आए हैं, जहां 5 विधानसभा सीटों में से 3 पर बीजेपी और 2 पर बीजेपी की सहयोगी पार्टियों ने जीत हासिल की है। में पहले भी ऐतिहासिक जीत 18 उपचुनाव में से 19 हम जीते थे। फिर से इस उपचुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने फिर से एक बार अपना विश्वास देश के प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को जताया है। मैं मध्य प्रदेश की जनता को कोटि-कोटि आभार मानता हूँ। इन उपचुनाव के नतीजों में बड़ी चर्चा बिहार की भी है, क्योंकि बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और मुख्यमंत्री जेडीयू के नीतीश कुमार हैं। ऐसे में एनडीए की सरकार के खिलाफ आरजेडी ने बड़ी चुनौती पेश की है। बुजुर्ग और बीमार चल रहे लालू यादव तक को चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतार दिया। आरजेडी ने पूरी ताकत से चुनाव लड़ने की कोशिश की और उसे जीत का भरोसा भी था। यहां तक कि लालू यादव ने कांग्रेस को भी काफी भला बुरा कह दिया था। आरजेडी के इस आक्रामक प्रचार और चुनावी रणनीति को कुछ हद तक कामयाब होते हुए भी आप कह सकते हैं नीतीश कुमार की पार्टी अपनी दोनों सिटिंग सीटों में से 1 सीट ही बचा पाई। दूसरे की जद्दोजहद जारी है। संगठन में जैसे जगतानंद सिंह हो गए, सुनील सिंह हो गए, संजय हो गए, ये सब पार्टी को पूरे तरीके से हरवाने का काम किए हैं। और हमारे बीमार पिता को भी उन लोगों ने कैंपेन में लेके जाने का काम किया है। बिहार के अलावा महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटक, तेलंगाना, हरियाणा, मेघालय और मिजोरम में भी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आए, जिनमें ज्यादातर सीटें गैर एनडीए दलों के खाते में ही गई हैं। तो ये तो रही चुनावी हार जीत की बात। इस बीच महाराष्ट्र में एक और सियासत चल रही है। भ्रष्टाचार, नशाखोरी, अवैध कमाई और वसूली जैसे गुनाहों से शुरू हुई हर लड़ाई राजनीतिक वार पलटवार में तब्दील होती जा रही है। आज महाराष्ट्र की 2 खबरें सुर्खियों में रही। एक शरद पवार के भतीजे अजीत पवार की कथित बेनामी संपत्ति के मामले में आयकर विभाग की कार्रवाई की खबर, और दूसरी 100 करोड़ रुपयों की अवैध वसूली के केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई से जुड़ी है। देशमुख 6 नवंबर तक ईडी की रिमांड में है और अब इन 4 दिनों में प्रवर्तन निदेशालय अनिल देशमुख से यह पता लगाने की कोशिश करेगा कि 100 करोड़ रुपयों की वसूली और फिर उसका निवेश कहां-कहां हुआ। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख प्रवर्तन निदेशालय की रिमांड पर हैं। सोमवार को गिरफ्तार किए जाने के बाद अनिल देशमुख को अदालत में पेश किया गया था, जहां ईडी ने देशमुख पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का आरोप लगाया। जांच एजेंसी ने अनिल देशमुख की रिमांड के लिए अदालत में जो दावे किए, उनके मुताबिक अनिल देशमुख पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री रहते हुए मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने के आरोप लगे हैं। लिहाजा देशमुख PMLA 2002 के सेक्शन 3 के तहत किए गए अपराध में आरोपी हैं और ये अपराध सेक्शन 4 के तहत दंडनीय है। इतना ही नहीं, जांच के इस स्तर पर विदेशी लिंक्स से भी इनकार करना मुश्किल है, क्योंकि जांच में दर्ज किए गए बयानों और बरामद किए गए सबूत अनिल देशमुख की अहम भूमिका की ओर इशारा करते हैं। हमने देशमुख साहब को एक्यूज नहीं बनाया है और उनको सिर्फ सस्पेक्ट रखा है। अनिल देशमुख को ईडी की रिमांड के दौरान भी घर के खाने और दवाई उपलब्ध कराए जाने की मांग अदालत में की गई थी, जिसकी मंजूरी दे दी गई है। जांच एजेंसी के मुताबिक मुंबई के बार्स और पब्स से उगाही के आरोपों की जांच करते हुए कई अहम सबूत मिले हैं, जिसमें हवाला के जरिए कई कंपनियों में अवैध कमाई के निवेश का शक है। महाराष्ट्र के वसूली के खेल में अनिल देशमुख तो अंदर गए, लेकिन अनिल देशमुख के जो आका थे वो अंदर जाना बाकी है। खुद चलकर चले गए ईडी ऑफिस में और तुरंत उनको गिरफ्तार कर। इतनी जल्दबाजी क्या थी? आपने पूरी जांच कर बिठाकर उनको अरेस्ट कर दिया। परमवीर सिंह वो कहाँ है? जिसने ये पूरा मामला उठाया था वो तो भाग गए, उनको भगाया गया है। महाराष्ट्र में एनसीपी शिवसेना कांग्रेस गठबंधन की सरकार के एक और बड़े मंत्री अजीत पवार के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं।
इनकम टैक्स विभाग ने अजित पवार को नोटिस देकर कहा है 600 करोड़ मार्केट वैल्यू की जरंदेश्वर शुगर फैक्ट्री, साउथ दिल्ली में स्थित 20 करोड़ रुपए का फ्लैट, अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार का 25 करोड़ रुपए का निर्मल ऑफिस, निलय नाम से गोवा में बना 250 करोड़ रुपए का रिजॉर्ट, इसके अलावा पुणे, मुंबई समेत महाराष्ट्र के 27 जगहों की करीब 500 करोड़ रुपए की जमीन जैसी करीब 1000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों को प्रोविजनली अटैच किया जाता है। अजीत पवार को इन संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज आयकर विभाग को उपलब्ध कराना है, तब तक ये संपत्तियां बेची भी नहीं जा सकेंगी। जर IT आणि इतर गोष्टीचा वापर राजकीय पद्धतीसाठी होत असेल, नाहीतर बदला घेण्यासाठी होत असेल तर ती चुकीची गोष्ट आहे। आयकर विभाग ने 7 अक्टूबर को 70 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान आयकर विभाग ने अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार के मालिकाना हक वाली कंपनी पर भी छापा मारा था और पवार की बहनों की मालिकाना हक वाली कंपनियों की भी जांच की। अजीत पवार ने तो अपनी मां को नहीं छोड़ा, अपनी मां के नाम से बेनामी इन्वेस्टमेंट किया। हम मां जी को नमस्कार करते हैं, लेकिन अजीत पवार और शरद पवार के कारनामे लोगों के सामने रखना चाहते हैं। दोनों बहनों के नाम से बेनामी, पत्नी के नाम से बेनामी, मां के नाम से बेनामी, सबका हिसाब होगा। आयकर विभाग की कार्रवाई पर अजीत पवार की ओर से अभी तक कोई बयान नहीं दिया गया है। अजीत पवार को आयकर विभाग की नोटिस का जवाब 90 दिनों के अंदर देना होगा। मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाराष्ट्र में करप्शन और क्राइम के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियां जो भी कार्रवाई करती हैं उन्हें बदले की कार्रवाई ठहरा दिया जाता है और कुछ एक मामलों में तो उल्टा जांच एजेंसियों पर ही उगाही के आरोप लगा दिए जाते हैं। मुंबई के ड्रग्स केस में एनसीपी ने ऐसा ही संगीन आरोप एनसीबी के ऊपर लगाया है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े पर ड्रग्स कारोबारियों से उगाही के आरोप लगाए थे। ये आरोप निजी हमलों तक पहुंचे और अब नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े की कमीज, पतलून, घड़ी, जूते सब पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। एल्यूमिनियम की एक कढ़ाई में थोड़ा सा जीरा राइस और स्टील की कलछी और उसके नीचे लिखी ये टिप्पणी कि समीर वानखेड़े के घर में यही खाना बना है और 190 रुपए की दाल बाहर से मंगवाई गई है। दूसरे दिन मीडिया में सवाल उठाए जाएं उससे पहले ये सबूत दिए जा रहे हैं। ड्रग्स केस में नवाब मलिक बनाम समीर वानखेड़े की लड़ाई अब किचन तक घुसती नजर आ रही है, क्योंकि समीर वानखेड़े पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले नवाब मलिक ने अब समीर वानखेड़े की कमीज, पैंट, घड़ियां और जूतों को लेकर सवाल उठाए हैं। समीर वानखेड़े की शर्ट 70,000 रुपए की क्यों होती है? हर दिन नया कपड़ा पहन के क्यों आते हैं? मोदी साहब से भी आगे निकल गए। पतलून लाख रुपए की, पट्टा 2 लाख रुपए का, जूता 2.5 लाख रुपए का, घड़ी 50 लाख रुपए की, 25 लाख रुपए की, 30 लाख रुपए की। क्या ईमानदार अफसर 10 करोड़ के कपड़े पहनता होगा? इतना ही नहीं, नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन वानखेड़े और ड्रग्स केस के आरोपी के बीच बातचीत का व्हाट्सएप चैट भी मिलने का दावा किया। इतना आपने पहले किया होता, इतना रिसर्च, तो आज आपकी बेटी की जय सही जगह शादी की होती आपने। मैं लॉयर हूँ, तो मेरे पास वो मिल के आए थे मुझे फंसाने के लिए, मैंने उन्हें भगा दिया सुनते ही। नमस्कार, आवत में राम आए हैं और बिल्कुल मानो हर बाल की दीपावली कुछ ऐसी नजर आती है कि जिस तरीके से अवध में राम पधार ही चुके हैं, पधारने से पहले जो तैयारियां की जा रही हैं, हर बार की दीपावली दीपोत्सव वाली जिस तरीके से नजर आती है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पूरी कैबिनेट के साथ यहां पर पहुंचेंगे, 6 लाख से ऊपर दिए जलाए जाएंगे। इस बार भी उन दियों का जो रिकॉर्ड है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाएगा। इस जी न्यूज़ की बेहद खास कवरेज आप मेरे पीछे देख रहे हैं सेट, ये लगातार बेहद खास कवरेज जी न्यूज़ की जारी है और हमारी कोशिश यही है कि आपको हर जगह से, भले ही सरयू घाट हो जहां पर दीपोत्सव किया जाएगा, वहां से एक एक दीप
जब जगमग होगा उस वक्त जो दृश्य होगा वो आपको दिखाया जाए, या फिर यहाँ पर ये जो हमारा अयोध्या सेंटर है, अयोध्या में दिवाली श्री राम वाली, तो इस वक्त जो है यहाँ पर पहुंचेंगे। तक यह प्राकृतिक कनेक्शन बना रहा तब तक हमारा प्लेनेट भी स्वस्थ रहा, लेकिन आधुनिक काल में मनुष्य ने सूर्य द्वारा स्थापित चक्र से आगे निकलने की होड़ में प्राकृतिक संतुलन को डिस्टर्ब किया और अपने पर्यावरण का बड़ा नुकसान भी कर लिया। अगर हमें फिर से प्रकृति के साथ संतुलित जीवन का संबंध स्थापित करना है तो इसका रास्ता हमारे सूर्य से ही प्रकाशित होगा। मानवता के भविष्य को बचाने के लिए हमें फिर से सूरज के साथ चलना होगा। एक्सेलेंसीज, जितनी ऊर्जा पूरी मानव जाति साल भर में उपयोग करती है, उतनी ऊर्जा सूर्य 1 घंटे में धरती को देता है, और यह अपार ऊर्जा पूरी तरह से क्लीन है, सस्टेनेबल है। चुनौती सिर्फ इतनी है कि सौर ऊर्जा दिन में ही उपलब्ध है और मौसम पर भी निर्भर है। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड इसी चुनौती का हल है। एक वर्ल्ड वाइड ग्रिड से क्लीन एनर्जी हर जगह हर समय मिल पाएगी। इससे स्टोरेज की आवश्यकता भी कम होगी और सोलर प्रोजेक्ट्स की वायबिलिटी भी बढ़ेगी। इस रचनात्मक पहल से कार्बन फुटप्रिंट और ऊर्जा की लागत को तो कम होगी ही, अलग अलग क्षेत्रों और देशों के बीच सहयोग का एक नया मार्ग भी खुलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड और ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव के सामंजस्य से एक संयुक्त और सुदृढ़ वैश्विक ग्रिड का विकास हो पाएगा। मैं आज ये भी जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे स्पेस एजेंसी इसरो विश्व को एक सोलर कैलकुलेटर एप्लीकेशन देने जा रही है। इस कैलकुलेटर से सैटेलाइट डेटा के आधार पर विश्व की किसी भी जगह की सोलर पावर पोटेंशियल मापी जा सकेगी। यह एप्लीकेशन सोलर प्रोजेक्ट्स का लोकेशन डिसाइड करने में उपयोगी होगा एवं इससे वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड को भी मजबूती मिलेगी। एक्सेलेंसी, एक बार फिर मैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अभिनंदन करता हूं और मेरे मित्र बोरिस को उनके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं सभी अन्य देश के लीडर्स की उपस्थिति के लिए भी उन सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त आपने देखा प्रधानमंत्री का संबोधन चल रहा था ग्लासगो से क्लाइमेट सम्मेलन में, जिसमें लगातार भारत ने जो है एनर्जी की बात की है, चर्चा की है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दीपावली की, क्लीन दीपावली की, ग्रीन दीपावली की, और लगातार जो है दियों की दीपावली की यहाँ पर रिकॉर्ड बनता रहा है। इस वक्त तो विशाल हमारे साथ मौजूद है। विशाल, एक बार फिर से रिकॉर्ड बनेगा, एक बार फिर से पूरी दुनिया देखेगी, एक बार फिर से पूरे विश्व में संदेश जाएगा कि आस्था की कोई, आध्यात्म की कोई राजधानी है तो वो शायद अयोध्या है। तो महज दियों का जलना या दीपकों का बढ़ना सिर्फ एक नंबर नहीं है। क्या तस्वीर इस वक्त आप हमें दिखाएंगे और साझा करेंगे? सचिन, इस वक्त मैं राम की पैड़ी पर मौजूद हूं और यहीं से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। 9 लाख दिए एक साथ जलाकर और राम की पैड़ी पर लेजर शो का आयोजन किया जाएगा, आतिशबाजी की जाएगी, सरयू किनारे भव्य आरती का आयोजन किया जाएगा और पूरे अयोध्या शहर में लगभग
12 लाख दिए जलाए जाएंगे अलग अलग मठ और मंदिरों में, अलग अलग सरकारी संस्थानों में। और इसके साथ ही साथ क्योंकि 2017 से दीपोत्सव की शुरुआत हुई है अयोध्या में, तो लगातार 5 साल से आप भी कवर कर रहे हैं, हम भी यहाँ पर आ रहे हैं। अयोध्या में जो बदलाव दिखा है उसको आगे ले जाने की कवायद है। श्री राम जन्मभूमि पर 51,000 दिए 3 नवंबर को जलाए जाएंगे दीपोत्सव के मौके पर। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां मौजूद रहेंगे और 2047 की अयोध्या का एक विजन भी पेश करेंगे। उस विजन में 3 मॉडल पर चर्चा होगी। अयोध्या का जो पहला मॉडल कैसा रहने वाला है, जिसमें तमाम ग्रीनफील्ड टाउनशिप जैसी योजनाएं होंगी। दूसरा जो मॉडल होगा उसमें आध्यात्मिक जो अयोध्या है उसका स्वरूप कैसे होगा, राम जन्मभूमि के आसपास के रास्तों को कैसे बदला जाएगा। तो इस दीपोत्सव में सिर्फ दिए नहीं जलेंगे बल्कि भविष्य के अयोध्या की रूपरेखा को भी यूपी सरकार पेश करेगी, जो कि 2047 की अयोध्या कैसी होगी उसके हिसाब से। और यहाँ पर अगर आप पूरा कार्यक्रम देखिए सचिन, तो केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी भी मौजूद रहेंगे, योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी कैबिनेट के साथ मौजूद रहेंगे और देर रात तक 3 नवंबर को अलग अलग रामलीलाओं का मंचन किया जाएगा। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र होगा वो राम की पैड़ी, जहाँ पर लेजर शो और साथ ही साथ 9 लाख दिए एक साथ जलाए जाएंगे सचिन। और दूसरा एक और चीज हमने देखा है कि न केवल अयोध्या का स्वरूप बदला है बल्कि अयोध्या को जो मिलना चाहिए था धीरे धीरे उसकी भी बात अब होने लगी है। अगर मैं उस नवीनीकरण की बात करूं इस दीपावली पर तो नहीं, लेकिन भक्त कब दर्शन जो है पहली बार गर्भगृह के मंदिर के उस पहले भाग के कर पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, और जो बाकी जैसे कहते हैं जो प्रधानमंत्री का भी सपना है कि वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का, कि एयरपोर्ट और जो बाकी जगहों से भी जो है बाकी और जगहों से अयोध्या अच्छे से साधन से जुड़ पाए और दीपावली पर और भी लोग आ पाए, वो सब सुविधाएं किस तरीके से आगे होंगे, उसके लिए क्या रोड मैप होगा? सचिन देखिए, राम मंदिर का जो निर्माण कार्य है उसके नींव के प्रथम चरण का काम पूरा हो चुका है और इसी महीने के अंत तक दूसरे चरण का काम भी पूरा हो जाएगा। यानी आप ये कह सकते हैं अगले साल मार्च से गर्भगृह के निर्माण कार्य का भी काम शुरू कर दिया जाएगा। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि दिसंबर 2023 तक गर्भगृह में रामलला के दर्शन आम श्रद्धालु कर पाएंगे। इसके अलावा आपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के विजन को लेकर सवाल पूछा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जुलाई के महीने में ही अयोध्या को लेकर एक हाई लेवल बैठक की थी यहाँ की विकास योजनाओं की। और हमारे पास जो उस विजन की कॉपी है उसमें 3 चीजों पर सबसे ज्यादा उनका फोकस है। एक, आध्यात्मिक शहर के तौर पर अयोध्या का विकास। दूसरा, नॉलेज सिटी के तौर पर अयोध्या का विकास। तीसरा, खुशियों जो यहाँ पे सेलिब्रेशन किया जाता है, खासतौर पर अयोध्या की जो दीपावली है इसको लेकर कैसे आगे आने वाले समय में कार्यक्रम किया जाए उसका विजन इस पूरे डॉक्यूमेंट में है। इसके अलावा जो श्रद्धालु हैं उनसे आधारित यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात की गई। इसके अलावा राम जन्मभूमि के आसपास कैसे चीजों को विकसित करना है और जब 2023 तक राम का मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तो यहाँ पर जब पर्यटक पहुंचेंगे, श्रद्धालु पहुंचेंगे, उनको सुविधाएं कैसे दी जाए, इस पर एक विजन डॉक्यूमेंट योगी आदित्यनाथ कल पेश करेंगे। लेकिन आज अगर आप अयोध्या देखेंगे पूरी तरह से सज चुकी है दीपावली की तैयारी के लिए। मुलाकात जरूर होती रहेगी और आपने कहा कि कल इसी वक्त जो है दिए जो है अपने चरम पर होंगे, जब वो रिकॉर्ड बन चुका होगा आप भी इस चीज के साक्षी होंगे, लगातार दर्शकों तक हम वो तस्वीरें पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.